हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। आज के टाइम पे जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर भी ये अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और ऐसे कई सारे केसेस है जिन्हें न्याय नहीं मिला है और ना ही आगे कभी मिलेगा, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा कुछ बन चुका है, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें बाहर खुला छोड़ दिया है। ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है और ना ही उनको कभी सजा मिलती है। 9 अगस्त 2024 इस दिन आरजेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर रोज की तरह वहाँ अंदर सब नॉर्मल चल रहा था। सुबह अराउंड 8:30 बजे उसी अस्पताल स्टाफ में से एक आदमी उस कॉलेज के 3rd फ्लोर में मौजूद एक सेमिनार हॉल में एंटर करता है और वहाँ पे उसे दिखता है कि एक लड़की सामने की तरफ लेटी हुई है। और जब वो उसे देखने जाता है तो उसे दिखता है उस लड़की के आंखों से और मुंह से खून बह रहा है और प्राइवेट पार्ट से भी। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। वो अर्धनंगी हालत में वहाँ पड़ी थी, मतलब उसके ऊपर कपड़े थे पर नीचे कुछ भी नहीं था। ये देख के वो तुरंत चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ भागने लगता है। ये आवाज सुन के आसपास के लोग भी वहाँ आते हैं और वो अंदर के नज़ारे को देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। अस्पताल का स्टाफ होने के कारण उसे वहाँ से उठा लिया जाता है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी बेहोशी की हालत में, इसलिए उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लड़की जिंदा नहीं रहती, वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद इस कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ 10:53 को उस लड़के के घर वालों को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और ये बोल के फोन कट कर देते हैं। पर वहाँ उस लड़के के पेरेंट ये सुन के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल ही उसके बेटी ने उन्हें फोन किया था और उनसे बात भी हुई थी, और आज उनके बेटी के साथ ये हुआ है, ये बात उनको सुनने को मिल रही है। अगर ये आत्महत्या होती तो उस लड़की के मुंह से, आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून क्यों निकल रहा था, और उस लड़की की बॉडी अर्धनंगी हालत में सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन कुछ लोग इस केस को दूसरी दिशा में लाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ, किसने उसे मार डाला, किसने उसके साथ ये गलत हरकतें की, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। संजय रॉय एक वॉलंटियर है जो कि पुलिस वालों के लिए एक काम करता है, एक खबरी की तरह। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको ज्वाइन किया एक वॉलंटियर के तौर पर। फिर वहाँ वो रहा, फिर उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा गया। फिर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसे आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की जो कि पुलिस चौकी है, वहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी वॉलंटियर के तौर पर। वो हालांकि पुलिस स्टाफ नहीं था। तो कहानी स्टार्ट होती है 5 अगस्त से। संजय कोलकाता से खड़गपुर में एक जगह है सलवा नाम की, वो वहाँ चला जाता है। और वो वहाँ इसलिए चला जाता है, वहाँ वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग होती है। उसी मीटिंग में वॉलंटियर भी आए हुए थे। संजय 3 दिन वही रहता है। फिर 8 अगस्त को वो अपनी मीटिंग खत्म करके वापस कोलकाता पहुँच जाता है। और वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो पुलिस की एक बैरेक में आराम करने चला जाता है। उसके बाद रात के ठीक 11 बजे ये पहली बार मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है, उसके बिल्डिंग में। वहां पहुंचने के बाद अपने एक पेशेंट जिसको इसने पैसा लेकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया था, 11 बजे वो उस मरीज से मिलता है और मरीज उससे कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर मेरा एक्सरा नहीं हो रहा है अभी तक। तो वो कहता है कि चलो मैं करवा देता हूँ, और वो सब करवा के मरीज को अपने बेड पर लिटा के वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक वो अस्पताल के बाहर ही रहता है। अब रात के ठीक 1 बज रहे थे। फिर दोबारा से संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता है और इस बार वो दूसरे मरीज को मिलने के लिए आता है, और उसे इसी ने ही भर्ती करवाया था पैसे लेकर। और उसी मरीज की आज सर्जरी भी होनी थी, तो ये उसका हालचाल पूछने के लिए वहाँ वार्ड में चला जाता है। और उस मरीज के साथ वहाँ पे एक आदमी भी था उसकी देखभाल करने के लिए। उसी के साथ संजय रॉय थोड़ी देर वक्त बिताता है और उसको लेकर वार्ड के बाहर आ जाता है। अब ये दोनों उसी आरजे कॉलेज के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहाँ सुनसान इलाका है, ना किसी का आना जाना है। वो वहाँ दोनों बैठकर शराब पीते हैं। 1 घंटे तक उनका ये सिलसिला चलता रहा। ये सब होने के बाद जो आदमी था उसे घर जाना था, वो इसी इलाके में रहता था।
वो जा ही रहा था तो पीछे से संजय रॉय ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें उबेर करके देता हूँ। उसने उबेर बुलाई, उसे उस उबेर के पैसे भी दिए और उसे भेज दिया। अब संजय रॉय अकेला था। रात के ठीक 3 बज चुके थे। अब उसे वहां बैठकर कंटाला आ रहा था तो वो आराम करने का सोचता है और मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है और अस्पताल के 3री मंजिल पे पहुंचता है और वो चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहाँ 40 लोग बैठ सके इतनी जगह थी। वहाँ चेयर भी लगाए हुए थे। जब वो वहाँ पहुंचा तब रात के ठीक 3:15 बज चुके होंगे शायद। वहाँ 3rd फ्लोर पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ संजय के अलावा। संजय जैसे ही दरवाजा खोलता है तब हॉल की लाइट जली हुई थी। जैसे वो अंदर एंटर करता है तो उसकी नज़र सामने बैठी कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर पर जाती है। वो लेडी डॉक्टर वहाँ आराम कर रही थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसे बैठे बैठे नींद आ गई थी। कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट करके उसे थोड़ा सा टाइम अब सोने के लिए मिल गया था और यहाँ संजय शराब के नशे में धुत लेडी डॉक्टर को देख के इसकी नीयत खराब हो गई। पर यहाँ दूसरी कहानी सामने आती है। वो डॉक्टर कंटिन्यूसली नाइट शिफ्ट में थी। वो अपना काम अच्छे से कर रही थी। रात के ठीक 2 बज जाते हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो अपने 4 जूनियर डॉक्टर के साथ, मतलब उसके फ्रेंड के साथ, अस्पताल के कैंटीन में चली जाती है खाना खाने के लिए। वहाँ खाना खाने के बाद वो चारों डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। पर अभी जूनियर लेडी डॉक्टर का अभी ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ था तो उसे थोड़ा टाइम था तो वो आराम करने का सोचती है। तो वो वहाँ ही 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में जाके आराम करने लगती है। तो उस वक्त 3 बज चुके थे और उसे बैठे बैठे वही नींद लग गई। अब इसी दौरान 3:15 बजे संजय रॉय हॉल में दाखिल होता है और उसे देख के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उनके बीच हाथापाई होती है। लेडी डॉक्टर उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी तो उसी में उसकी बॉडी पे हर जगह जख्म होते हैं और संजय उसके चेहरे पर भी मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उस डॉक्टर का चश्मा टूट जाता है। आंखों में से खून आने लगता है। उसके बाद उसका गला दबाया जाता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके साथ वो गलत हरकतें करता है। पूरे 40 मिनट तक वो गलत काम करता ही रहता है। उसे उस लड़के की बिल्कुल भी दया नहीं आती। ये सब होने के बाद वो हॉल से बाहर निकलता है और अस्पताल से भी बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद वो इधर उधर नहीं भागता। वो सीधा कोलकाता पुलिस के बैरेट में चला जाता है जहां वो हमेशा रहता था। वो उसी बैरेट में जाकर बेफिक्र सा सो जाता है जैसे कुछ इसने किया ही नहीं है। अब यहाँ सुबह हुई। ठीक 8:30 बजे अस्पताल में शोर शराबा शुरू हुआ। एक लड़की की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। हर तरफ हंगामा मच गया। मौके पर पुलिस आकर जूनियर डॉक्टर का मोबाइल, लैपटॉप और एक साथ में ब्लूटूथ जो हम गले में पहन के कान में लगाते हैं। वहाँ जितने भी उसके दोस्त कलीग थे उन्होंने अपना ब्लूटूथ उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करी पर किसी का भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसी बीच एक टीम ने सीसीटीवी कैमरा को खंगाला सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को। तब उसमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया जिसके गले में नेक ब्लूटूथ था और फिर वो वहां से जाता हुआ एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि संजय रॉय सुबह के 4:37 पर हॉस्पिटल के बाहर निकला और जो सेमिनार हॉल के यहाँ कैमरा लगाया हुआ है वहाँ टाइम था 4:35 जब वो हॉल से बाहर निकला। सिर्फ 2 मिनट लगे उसे अस्पताल से बाहर निकलने में। अब पुलिस वालों का शक उस पर ही गया। अब तुरंत पुलिस उसे पकड़ने के लिए चले गए। उन्हें पता था कि ये कहाँ रहता है और उन्हें उसी जगह वो सोता हुआ मिला। उसे उठा के पुलिस सीधा पूछताछ करने के लिए लेके आई। उसी में से एक पुलिस वाले ने उसका फोन उठाया और ब्लूटूथ को कनेक्ट करने में लग गया और एक बार में कनेक्ट हो गया। अब तो पक्का यकीन हुआ कि इसने ही ये सब कुछ किया है। अब आधा केस तो सॉल्व हो गया था। अब जहाँ वो रहता था उसकी तलाशी ली गई। पता चला कि इसने जो कल कपड़े पहने थे वो तो धुले हुए थे। फिर उसके जूते पुलिस ने चेक किए। जूतों पर खून के धब्बे थे। अब ये पता चल गया कि ये मौके पे था। उसी जूते को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब कोलकाता के पुलिस वालों को लग रहा था कि ये केस शट एंड क्लोज टाइप का है, लेकिन यहाँ लोगों को लग रहा था कि एक संजय रॉय ने उस लड़के के साथ ये सब कुछ किया होगा या फिर उसके साथ और कोई था। और ये भी पता चल गया। उनके डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आया तो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर 150 ग्राम सीमन मिले जो एक आदमी के पास इतना नहीं होता। तो इससे साबित होता है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे। अब ये केस जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये केस सीबीआई को सौंप दिए है। अब ये केस अभी भी चालू है और आगे चलकर जो भी कुछ चीजें सामने आएंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर से बताऊंगा।
तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।